हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि टोंगा कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सरस्वती रिवर को लेकर के। तो सरस्वती रिवर, जिसको लोस्ट सरस्वती रिवर के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक पीरियड में इसका मेंशन देखने को मिलता है। ये जो सरस्वती रिवर है, इसका ओरिजिन हिमालयन रीजन से माना जाता है। उसके बाद में हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फ्लो करती हुई लास्ट में पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर अरेबियन सी के पार्ट गल्फ ऑफ कच्छ में अपने आप को मर्ज करती है। ये जो सरस्वती रिवर है, ऐसा बोला जाता है कि टाइम के साथ में फिर ये डिसअपियर हो गई थी। और इसके मेजर इशू अगर हम बात करें, मेजर पॉइंट बात करें जिसकी वजह से यहाँ इसका डिसअपियरेंस देखने को मिला, तो इसमें है क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेक्टोनिक चेंजेस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब डिस्कवरी की गई तो बहुत सारी साइट्स जो हैं उसकी यहाँ पर सरस्वती रिवर के बैंक पर भी देखने को मिली थी। सरस्वती रिवर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसके वेस्टर्न पार्ट पर फ्लो करती थी सतलुज रिवर और ईस्टर्न पार्ट पर फ्लो करता था यमुना रिवर। उनके बीच वाले रीजन में सरस्वती रिवर अपने आप को फ्लो करती थी। प्रेजेंट टाइम में माना जाता है कि एक तरीके से डोरमेंट स्टेज में ये अंडर द सैंड, अंडर द लैंड एरिया ये फ्लो करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट और हरियाणा स्टेट जो है, उन्होंने एक MOU साइन किया है कि ये दोनों स्टेट मिलकर के सरस्वती रिवर को दोबारा रिवाइवल स्टेज पर लेकर के आएंगे। और रिवाइवल स्टेज में क्या किया जाएगा कि ये जो रिवर है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर एक डैम का फॉर्मेशन किया जाएगा, ताकि हमेशा ओवर द ईयर जो है इस रिवर में वाटर का फ्लो देखने को मिलता रहे। ओके, तो इसकी वजह से जो रिवर है वो न्यूज़ में बनी हुई थी। तो इसलिए आपको इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ध्यान में रखना चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर रिलेशन है उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। आप सभी को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसकी बॉर्डर एरिया में जो यांगसे एरिया है, वहाँ पर इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में क्लैश देखने को मिला। लेकिन जो डायलॉग चैनल है उसको ओपन रखा है दोनों ही कंट्री ने, और जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जाना चाहिए था या जो जो प्रोसीजर चल रहा है डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर, उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों स्टेट के बीच में इशू देखने को मिला बॉर्डर एरियाज को लेकर के। महाराष्ट्र कुछ एरिया को क्लेम करता है कर्नाटका स्टेट की कि उसको जो है वहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनको महाराष्ट्र में इंक्लूड किया जाए। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका की तरफ से स्टेटमेंट है कि ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में अगर हम बात करें तो 66 ईयर से ये क्लोज चैप्टर है। जब महाजन कमीशन ने इसको लेकर के जो भी अपनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पास किया गया, और उसी के बेसिस पर ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है या जो भी इशू है वो एक क्लोज चैप्टर है। इसको लेकर के कोई भी जो स्टेट है वो अपने लेवल पर इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करे। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो अदर स्टेट में, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनके बॉर्डर एरियाज में इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो एक प्रोसीजर के तहत जो है इस तरीके का सॉल्यूशन देखने को मिलना चाहिए। एक क्लियर डिमार्केशन जो है वो स्टेट की बाउंड्री का कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है कि यहाँ पर ये स्पीकिंग, हमारी इंडिया की तो डाइवर्सिटी जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो सभी स्टेट को इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरीके से मेंशन किया गया है उसमें डिस्प्यूट ना करके हम एक कोऑपरेशन का रोल जो है वो प्ले करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, देखो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए यूएस की विजिट पर, और इसमें बताया गया है कि देखो जब से फेब 2022 से इंडिया
रशिया और यूक्रेन के बीच में इश्यू स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में उनके प्रेसिडेंट की फर्स्ट इस तरीके की इंटरनेशनल या ओवरसीज ट्रेवल देखने को मिली है। अब यहाँ पर यूएसए जो है उन्होंने सप्लाई किया है, सपोर्ट करने की कोशिश की है और उन्होंने बहुत सारे जो भी डिफेंस वेपन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो 1.8 बिलियन मिलिट्री एड पैकेज जो है, बिलियन डॉलर का एड पैकेज जो है वो यहाँ पर दिया गया है यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। साथ ही साथ में पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल जो हैं, ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी यूक्रेन को यूएस के द्वारा। तो यहाँ पर बोला गया है कि यूएस जो है उससे पहले भी लॉन्ग रेंज मिसाइल हिमरास HIMARS जो है उन्होंने इसको प्ले किया है, प्रोवाइड किया है यूक्रेन को। और ये जो मिसाइल है इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है खार्किव और खेरसोन जो रीजन है वहाँ पर यूक्रेन का साथ देने में। अब देखो इस आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है कि यूएस इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, तो रशिया जो है वो कहीं और से सपोर्ट लेगा और जो प्रोसीजर है वो तो रेगुलर चलता रहेगा। तो वो कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और एक मीडिएशन का रोल प्ले कर सकती हैं, उन सभी को यहाँ पर एक सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। अगर इस तरीके से डिफेंस वेपन को लेकर के सपोर्ट किया जाता रहा तो जो प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी और ये जो इशू है वो रेगुलर बनता रहेगा। अब देखो रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से सिर्फ वो दो कंट्री इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, उन कंट्रीज की वजह से जो पूरा ग्लोबली लेवल जो है वो इफेक्ट देखने को मिला। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया से बहुत सारा जो ग्रेन है वो सप्लाई किया जा रहा था, हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ताकि हमारे पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उसमें जो फ्लो है वो रेगुलर बना रह सके। ओके, तो ग्रेन की वजह से जो कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर वीट को लेकर के, अदर ग्रेन को लेकर के, अदर इंपोर्टेंट ऑयल को लेकर के डिपेंड करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट हुए थे और इससे काफ़ी ज़्यादा जो भी ग्रेन्स है उनके प्राइजेस काफ़ी हाइक देखने को मिला था। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अगर ये इशू, ये वॉर इस तरीके से चलता रहा तो प्रॉब्लम जो है वो ऑल वर्ल्ड को या ग्लोबली लेवल जो है वो फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने टेररिज्म को लेकर के इस आर्टिकल में बताया है। राइटर ने बताया है अभी प्रेजेंट टाइम में जो 2-3 मीटिंग्स हुई हैं टेररिज्म को लेकर के, जैसे कि अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिज्म मीटिंग, साथ में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर इंटरपोल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें टेररिज्म को लेकर के फोकस यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि देखो ये जो भी डिस्कशन हुआ है, जिसमें जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, उन सभी में जो टेररिज्म है उसको लेकर के स्पेसिफिक जो भी पॉइंट्स हैं कि हाँ इन पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना है और इस तरीके से हम टेररिज्म को रेगुलेट करेंगे। इन मीटिंग्स में डिस्कशन किया जाता है टेररिज्म को लेकर के, लेकिन एक स्पेसिफिक जो रिजल्ट निकल करके आना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता है। राइटर ने यहाँ पर 2001 से जो इशू स्टार्ट हुआ 9/11 अटैक यूएसए में, उसके बाद में 2008 में हमारे इंडिया में, उसके बाद में अगर हम देखें तो टेररिज्म का एक नया न्यू जो फॉर्म जो है न्यू फॉर्म देखने को मिला, जैसे कि ट्रक की वजह से इंसिडेंट जो है वो हो रहा है और भी स्पेसिफिक अदर इश्यूज देखने को मिले, टर्की में देखने को मिला, पेरिस में देखने को मिला। इसके बारे में जो राइटर है उन्होंने बोला है कि टाइम के साथ में जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं और अलग अलग लेवल पर बहुत सारे जो ग्रुप है वो नए बन करके सामने आए हैं। तो इन सभी को हमें टारगेट ये करना है कि सभी कंट्री जो हैं वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उसको तो करे खत्म, और टेररिज्म जो है वो एक तरीके का है उसी को लेकर के जो है वो सभी टारगेट करें। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जो है उसके बारे में बताया गया है कि सब ज़्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म की वजह से, लेकिन फिर भी दोनों कंट्री जो है वो कोऑपरेशन नहीं शो करते हैं कि कोऑपरेशन के थ्रू जो है इस इशू को हम सॉल्व करें। साथ ही साथ में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब भी इंडिया ने बहुत सारे टेररिस्ट को एक तरीके से बैन करवाने की कोशिश की है तो चाइना जो है उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए उनमें सपोर्ट जो है उस रिजोल्यूशन में कोशिश नहीं की है, जिसकी वजह से जो भी प्रोसीजर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उसको ख़त्म करते हुए टेररिज्म जो है वो सिमिलर क्वालिटी का होता है और उसी के बेसिस पर जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ है उनको रोकने के लिए और जो टेररिस्ट हैं उनको बैन करवाने के लिए कोशिश जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू इस इशू को हमें सॉल्व करना होगा, तभी जाकर के जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है वो हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंचेस को लेकर के। यहाँ पर
इंदु मल्होत्रा जो एक सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है, और साथ ही साथ में है देवदत्त कामत जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। तो इनमें क्वेश्चन किया गया है इनसे, और क्वेश्चन किया गया है किसको लेकर के कि अभी हमारे जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने जो विंटर वैकेशन देखने को मिलती है जुडिशरी की, उसको लेकर के कुछ कमेंट किया। उसके बाद में हमारे जो सीजीआई है उन्होंने बोला कि इस बार की जो विंटर वैकेशन जो है वो नहीं रहेंगी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ओके, जब DY चंद्रचूड़ said that no vacation benches in the apex court would be available this winter break, मतलब वैकेशन बेंचेज, सॉरी, विंटर के टाइम में जो आपकी छुट्टियां रहती हैं, जो वेकेशन रहती है, उस टाइम में वेकेशन बेंच जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है कि उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर प्रोसेस जो है उनको देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो हमारे सीजीआई है उन्होंने बोला है कि इस बार अवेलेबल नहीं रहेंगी इस तरीके की वेकेशन बेंचेज। ओके, तो यहाँ पर जो ये जो जज जो रिटायर है और यहाँ पर जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनको लेकर के यहाँ पर वैकेशन बेंचेज और जो जुडिशरी की जो हॉलीडेज है उनको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेशन बेंच है इसका वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाकर के वीडियो को व्यू कर सकते हो कि वैकेशन बेंच क्या होती है, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स में वैकेशन बेंच को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम ओवरऑल इस आर्टिकल को इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि देखो, सबसे पहले बात की गई है वैकेशन की, क्या क्या वैकेशन होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, जो एडवोकेट है जिन्होंने अपने व्यू यहाँ पर रखे हैं और जो जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने व्यू रखे हैं, दोनों ने बोला है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज के साथ में तो आप यहाँ पर पाओगे कि हमारे इंडिया में डेली बेसिस पर जो केसेस की सुनवाई है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बल्कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे अदर स्टेट जैसे यूएस से, तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको दिन में एक केस की सुनवाई जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, हमारे यहाँ पर 10 to 15 जजमेंट जो है वो पर डे देखने को मिलते हैं, और जो यूएसए है वहाँ पर 10 to 15 जजमेंट एक ईयर में देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि 50 to 75 मैटर एवरी डे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम उनकी सुनवाई की जाती है। कम से कम इतना बर्डन जो है वो जजेस के ऊपर डेली बेसिस पर देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी गई है कि जैसे हम बात करें इंडिया में जो है वो समर वैकेशन देखने को मिलती है, और इसके साथ में विंटर वैकेशन जो है वो जुडिशरी के देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वर्किंग डेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज से जैसे ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 97 वर्किंग डेज होते हैं जुडिशरी के। दूसरा अगर हम डिस्कस करेंगे किसको लेकर के, सिंगापुर को लेकर के, तो वहाँ 145 डेज जो हैं वो हॉलीडेज होते हैं। यूके में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर 180 हॉलीडेज होते हैं, कनाडा में 120 हॉलीडेज होते हैं, और हमारे इंडिया में वर्किंग डेज की अगर हम बात करें तो 190 से 195 वर्किंग डेज होते हैं। ओके, तो ये सारा बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बता सकते हो कि इंडिया में जो है वो जुडिशरी कितना ज़्यादा बर्डन और कितना ज़्यादा वर्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात किया गया है कि जो वेकेशन टाइम है क्या वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आंसर ये है कि बिल्कुल वेकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जजेस जो हैं उनका जो वर्किंग डे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होते हैं। लगभग 18 आवर्स का जो है वो उनका वर्किंग प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आए या जो कोर्ट में जब आते हैं तभी उनका काम स्टार्ट होता है। वो अपने जब भी उनको अपने वर्क के बाद में जो भी टाइम मिलता है उसमें जो भी उनका प्रोसीजर होता है, जिन भी केस की उनको दूसरे दिन सुनवाई करनी है, उन सभी को रीड करते हैं। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, या फिर अगर दो हाई कोर्ट में कोई क्लेश देखने को मिल रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इस तरीके के इशू को लेकर के उन सभी को रीड करते हैं, और उन सब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उनका वर्किंग आवर जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो एक जज जो है वो एक अच्छे लेवल पर काम करे, एक अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करे, हर केस की अच्छे से सुनवाई करे, तो थोड़ा सा रेस्ट का जो प्रोसीजर है वो तो उनको मिलना ही चाहिए। अब जो रेस्ट का प्रोसीजर होता है कि इसमें
उसमें भी उनके पास में बहुत सारा वर्किंग होता है, बहुत सारा प्रोसीजर जो है वो बना रहता है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये वैकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जुडिशरी जो है उसमें एडवोकेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एडवोकेट जो है उनको भी एक रेस्ट टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। इसलिए वैकेशन जो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हमारे जजेस हैं वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर पाए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है वो सैटेलाइट का जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज है इसको लेकर के 140 एक्सपर्ट और जो डिग्नेटरीज है उन्होंने एक आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट एक ओपन लेटर लिखा है कि इस तरीके से जो भी सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स हैं वो वापस से री एंट्री करते हैं, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप इस तरीके से समझिए कि सोवियत यूनियन जो है उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1957 में लॉन्च किया था। उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ऑर्बिट में 6000 सैटेलाइट, और इसमें से ज़्यादातर जो है वो लो अर्थ वाले एरिया में है और मैक्सिमम जो है वो जियो स्टेशनरी वाले एरिया में है। तो इसमें आप देखिए मोस्ट ऑफ देम जो है वो लो अर्थ वाले एरिया में है। तो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है, देखो सैटेलाइट का जो प्रोसीजर होता है जब उसको लॉन्च किया जाता है तो एक टाइम के बाद में, एक स्टेज के बाद में उसके जो पार्ट है कुछ जो डिवाइड होकर के छूटते जाते हैं, वो लास्ट में एक स्मॉल जो पार्ट है वो जाकर के एग्जिस्ट हो पाता है और वो जो है वो अपना प्रोसीजर इंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ पर जो भी उसके पार्ट हैं उनकी री एंट्री देखने को मिलती है टाइम टू टाइम। बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जिनको काफ़ी साल पहले लॉन्च कर दिया गया था, उनके पार्ट जो हैं वो काफ़ी बाद में जो आकर के एक तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं अर्थ पर, इसकी वजह से इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर बात किया गया है कि हमारी अर्थ पर जो वाटर एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वाटर एरिया में डंप करवाने की कोशिश की जाए। जैसे कि अभी अक्टूबर में हमारे इंडिया में इस तरीके का इशू देखने को मिला, तो उसको इंडियन ओशन में डंप करवाया गया उस पार्ट को। ओके, साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि देखो इस तरीके की जो डेब्रीज होते हैं उसकी वजह से जो एरोप्लेन जो होते हैं उनकी विजिट भी इफेक्ट हो सकती है, उनमें भी क्लैश देखने को मिल सकता है और इशू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1972 का जो एक कन्वेंशन था, द लाइबिलिटी कन्वेंशन, इसी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो री एंट्रीज है सैटेलाइट्स की अनकंट्रोल्ड, उसको लेकर के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं वहाँ पर लैंड ग्रांट्स रूल को लेकर के। पहले क्या था, वहाँ पर 99 ईयर के लिए लीज पर दिया जाता था एरिया, लेकिन अब इसको डिक्रीज करके 40 ईयर्स कर दिया गया है। साथ ही साथ में ये बोला गया है कि मान लो किसी पर्सन ने कोई एरिया जो है वो लीज के लिए ले रखा है और अगर उसकी लीज जो है वो खत्म हो रही है तो दोबारा से उसी पर्सन को जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं और उसमें इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ये सारे इशू जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हॉटस्पॉट जो हैं वहाँ पर बहुत सारे होटल जो हैं या जो भी अदर इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो लीज है वो ख़त्म होने वाली है और एंडिंग प्रोसेस पे है। तो अगर ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो उन सभी पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो हमारे इंडिया में जो 9 to 14 एज की जो गर्ल्स हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए जो है वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो वीमेन में ग्लोबली लेवल पर 4th मोस्ट कॉमन कैंसर ये है और इंडिया में भी 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में वीमेन में देखने को मिलता है। इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो कैंसर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन सर्वाइकल कैंसर की वजह से देखने को मिलता है। लैंसेट की अभी एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया में एवरी 4 डेथ में से एक डेथ जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से देखने को मिलती है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।